नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। मैं हूं नीलू व्यास और हर हफ्ते मैं आपके लिए लेकर आती हूं उन मुद्दों को जिसका सीधा सरोकार समाज से है, खासकर हाशिए पर रहने वाले वो बच्चे जिनके लिए जिंदगी की खुशियां बहुत दूर हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज की एक बड़ी मुहिम है जिसे हम लगातार जारी रखना चाहते हैं। आज हम अपने इस कार्यक्रम में बात करेंगे उन बच्चों की जो नशे का शिकार हो जाते हैं। देश के कई ऐसे राज्यों से रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना लिखना और खेलना चाहिए, उस उम्र में उनके हाथों में नशे की पुड़िया होती है। सड़कों और गलियों में ये बच्चे लड़खड़ाते हुए मिलते हैं। उड़ीसा से आई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा कैसे परिस्थितियों से मजबूर होकर ये नन्हे मुन्ने बच्चे अपने भविष्य को अंधकार में डालते हैं। देखिए रिपोर्ट। हंसते खेलते इन बच्चों की तस्वीरें देखकर आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हम इन तस्वीरों के जरिए आपको क्या बताना चाह रहे हैं। इन तस्वीरों के पीछे एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हमारे समाज में हो क्या रहा है। इन मासूमों का चहचहाता चेहरा जो आप देख रहे हैं, आज से कुछ साल पहले ये बेरंग और बेदम थे। ये मासूम सड़कों और गलियों में लड़खड़ाते रहते थे। आप सोच रहे होंगे कि शरीर के सारे अंग तो सही सलामत हैं, फिर क्यों लड़खड़ाते थे? तो सुनिए, ये मासूम बेहद कम उम्र में नशे का शिकार हो गए थे। पढ़ने खेलने की उम्र में इनके हाथों में नशे की पुड़ियां होती थी। इन बच्चों के नशे की चपेट में आने की कई वजहें हैं। कोई माता पिता के बीच झगड़े की वजह से, तो कोई परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से इस नशे रूपी महामारी की चपेट में आ गया। बच्चों को नशे से मुक्त कराने के लिए कई मुहिम चलाई जा रही हैं, लेकिन अब भी ये समाज के लिए एक नासूर बना हुआ है। एस्पायर नाम की स्वयंसेवी संस्था भी ऐसे बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए कोशिश कर रही है। संस्था में काम करने वाले लोगों का कहना है कि ज्यादातर बच्चे जो इनके पास पढ़ने आते हैं वो नशे के शिकार होते हैं। यहाँ पे आउट ऑफ स्कूल के बच्चों को रखा जाता है और उसमें बहुत टाइप का केस रहता है बच्चों का, जैसे कि अल्कोहलिक हुआ और कुछ रहते हैं चाइल्ड लेबर। नशाखोरी किसी महामारी से कम नहीं है। ये समाज के लिए एक चिंता का विषय है। तो आपने ये रिपोर्ट देखी और एस्पायर एनजीओ के साथ स्वराज एक्सप्रेस कोलैबोरेट कर चुका है और हर हफ्ते हम किसी न किसी इशू पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको एक बता दें कि भारत विश्व के उन देशों में है जहां पर सबसे ज़्यादा बच्चों की जनसंख्या है। और आपको ये भी बता दें कि भारत की सड़कों पर यानी कि स्ट्रीट्स पर लगभग 18 मिलियन बच्चे पनपते हैं, उनका घर बार है वहाँ पर। और ये कहा गया है एक सर्वे के मुताबिक कि 40 से 70% जो ये स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं वो सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं, यानी कि किसी न किसी नशे का शिकार है। तो आइए आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं एक बहुत ही खास पैनल के साथ। दयाराम जी जो सेक्रेटरी हैं एस्पायर एनजीओ के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रतीक्षा शर्मा, शी इज़ अ थेरेपिस्ट, रिसर्चर इन मेंटल हेल्थ एंड लॉ, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रतीक्षा प्रोग्राम में। और हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं राजेश कुमार जो कि डायरेक्टर हैं सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज की चर्चा में दयाराम जी से शुरू करूंगी। दया जी, जो आप ग्रास रूट लेवल पर काम करने के बाद आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है कि ये जो बच्चे जो आज नशे की गिरफ्त में हैं उनका खास कारण क्या आपको नजर आता है? हमारे पास जो बच्चे और जो गांव से आते हैं और शहर से आते हैं, गांव के बच्चों में भी नशे की लत है बट वो उतनी बुरी नहीं है क्योंकि वो ज्यादातर
हड़िया जो राइस पियर है वो ट्राइबल इलाके में लेते हैं। लेकिन जो शहरों से बच्चे आते हैं जिनको हम स्ट्रीट से लाते हैं, बस स्टैंड, प्लेटफॉर्म से, तो हमने देखा ये बच्चे हमारे सबसे पहले हमने नोटिस तब किया जब ये बच्चे रात के समय बहुत रेस्टलेस हो जाते, एक दूसरे की बात पिटाई भी करने लगते, जब उनको नशे की आदत थी और नशा नहीं मिलता। तो ज्यादातर जो शहरी बच्चे हैं उनमें एक तरह की नशा करने की आदत है, जो गांव के बच्चे हैं वो भी नशा करते हैं, तंबाकू खाते या थोड़ा गांजा भी ले लेते हैं कुछ बच्चे, हड़िया बहुत ज्यादा बच्चे लेते हैं जो कि समाज में व्याप्त है, लेकिन फिर भी उनकी ऐसी खराब हालत नहीं होती जो शहरों के बच्चे। और ये सब्सटेंस यूज में इनकी हालत बहुत खराब है। फिर इनके साथ निपटना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल था कि हमने जिस तरह से बच्चों के साथ काम किया है, बल्कि एक बार तो हम घबरा गए थे इससे बच्चों के साथ कैसे निपटे जो एक दूसरे की पिटाई भी करते, वायलेंट हो जाए। कुछ भाग भी गए थे वहां से क्योंकि उनको नशे की लत, तो भाग भी गए थे। धीरे धीरे इन बच्चों के साथ काम करके प्यार से इनको कुछ न कुछ अल्टरनेटिव करके कि हम उन समयों में कुछ खास चीजों में एंगेज रखना, कुछ खाने के लिए अलग तरह की चीजें देना, तो ये बच्चे धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ के और उन बदलाव आया। बट दोनों अलग है, शहरों से आने वाले बच्चे और गांव से आने वाले बच्चे। ये शहर से जो आते हैं उनकी हालत बहुत खराब। जब बच्चों ने बात की तो बच्चों का ये भी कहना था कि कई चीजें नशे की तो कई चीजें उपयोग करते हैं, उनका ये कहना था कि हमें भूख नहीं लगती है, हमें कर लेते हैं, तो कई घंटों तक जब भूखे हो तो इससे हमें भूख का एहसास नहीं। ओके, तो आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया कि इन बच्चों को भूख लगती है तो ये ड्रग्स का सेवन करते हैं, यानी कि भूख मिटाने के लिए दीज चिल्ड्रन फाइंड सम काइंड ऑफ अ सॉलिस फ्रॉम द ड्रग्स। प्रतीक्षा, आपसे पूछूंगी कि कितनी रैम्पेंट है, अगर नेशनल लेवल पे ये प्रॉब्लम देखूं तो कितनी सीरियस है इस समय, क्योंकि जो सर्वेज आ रहे हैं वो बहुत डिस्टर्बिंग है कि जो जितनी भी बच्चों की जनसंख्या है, अगर 40 से 50% जो बच्चे हैं वो ड्रग्स का सेवन करते हैं, जो खासकर जो सड़कों पर रहते हैं, तो कितनी सीरियस है ये सिचुएशन? इनफैक्ट नीलू, मेरे पास जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो तो 82.7% कह रहे हैं जो ड्रग यूज है बच्चों की, विच इज वेरी शॉकिंग, क्योंकि आप जो कह रही हैं फिगर उससे तो काफी बड़ा है मेरा वाला फिगर भी। और मसला ये है कि बहुत सारा इशू मैल न्यूट्रिशन के साथ जुड़ा हुआ है, यू नो। तो आई डोंट नो, आपको शायद पता हो ये बात कि पहले जब खासतौर पे उड़ीसा की ही बात है, क्योंकि जहाँ पे पेरेंट्स के पास खाने के लिए नहीं होता तो वो लोग बच्चे को थोड़ी सी अफीम खिला के सुला देते हैं, तो वो दीज थिंग्स स्टार्ट वेरी अर्ली। और अगर बच्चे को शुरू से ही एक चीज की आदत पड़ जाती है, अपनी भूख को एक तरह से अलग तरह से डाइवर्ट करने की आदत पड़ जाती है, तो ये बहुत जल्दी उसको फिर एक लत भी लग जाती है कि दिस इज द वे टू अपने भूख को डील करने का। और ये प्रॉब्लम बहुत रैम्पेंट है, मतलब ये नॉट ओनली स्ट्रीट चिल्ड्रन में है, ट्राइबल चिल्ड्रन में है, ये अमीर फैमिलीज में भी बच्चों में है, विच जो कि मैंने हॉस्टल्स में बहुत देखी है, जो बच्चे, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट राइट नाउ, लेकिन बच्चे लोग, ये बहुत रैम्पेंट प्रॉब्लम है, भूख की प्रॉब्लम, जो इन्होंने दयाराम जी ने कहा अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात पे इन्होंने एक पॉइंट उठाया है कि भूख को डील करने के लिए बच्चे लोग ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। उससे ये है कि भूख तो एटलीस्ट नहीं लगेगी, बिकॉज आप एक अलग सी दुनिया में, आपका मतलब सोच कहीं और चली जाती है, यू आर सॉजल इन दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो ये काफी रैम्पेंट प्रॉब्लम है जो आप कह रही हैं, उससे बड़ी मतलब स्टैटिस्टिक्स मेरे पास हैं, सो विच इज और ये बहुत सिर्फ ड्रग्स ही नहीं, अल्कोहल है इसमें, निकोटिन है, गुटखा है, और इनहेलेंट्स हैं तरह तरह के, इसमें हीरोइन, ओपियम और ये कैनबिस, और ये प्रोपॉक्सीफीन कहते हैं एक चीज को, वो भी है। तो बच्चे तरह तरह से, अल्कोहल तो खैर है ही है, क्योंकि और आई थिंक बात ट्राइबल बच्चों की भी थी, तो बहुत सारी सोसाइटीज जो हैं, ट्राइबल सोसाइटीज, उनमें ये चीजें नॉर्मलाइज्ड हैं, कि इट इज अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर, कि काफी सारा, आई मीन इवन प्रेग्नेंट मदर्स को भी एवर्जन नहीं होगा कंज्यूम करने में अल्कोहल, एंड एज अ रिजल्ट ये बहुत एक नेचुरल चीज मानी जाती है। सो बच्चों के लिए बहुत जल्दी एक्सपोजर है अल्कोहल, एंड दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। आई मीन इजीली 70% चिल्ड्रन जो हैं इस टाइम हिंदुस्तान में, उनको किसी ना किसी फॉर्म ऑफ इसमें एक्सपोजर है, ड्रग्स को, अल्कोहल को, और निकोटीन वगैरह, गुटखा वगैरह, ऑल ऑफ दैट इज देयर। जी राजेश जी, आपसे पूछूंगी कि जो दया कह रहे थे कि ये प्रॉब्लम ज्यादातर अर्बन बच्चों के साथ ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम ये नजर आती है, उसका आपको मुख्य कारण क्या लगता है? देखिए, हमारी संस्था SPYM पिछले 10 सालों में करीब 5000
700 बच्चों का हमने इलाज किया है, जिसमें 3 तरह के बच्चे हैं। एक बच्चे जो ड्रग और क्राइम में इन्वॉल्व हैं, और जब ड्रग एंड क्राइम में जब इन्वॉल्व होते हैं तो उनकी स्थिति बहुत खराब होती है। वो बच्चे जो अभी तक क्राइम में पकड़े नहीं गए, जिसको जनरली ना टेक्निकल टर्म में कहते हैं CNCP बच्चे हैं, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन वाले बच्चे हैं, तो ये दूसरी कैटेगरी। और तीसरी हमारे पास जो लड़कियां जो नशा करती हैं, तो ये 3 ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं दिल्ली में, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के साथ की संरक्षण में हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो इनिशियली जब हम लोगों ने बच्चों के साथ काम करना शुरू किया तो हमें लगा कि ये बच्चे, और हमारी संस्था SPY पिछले 35 सालों से ड्रग्स पे काम कर रही है, बट 2010 में जब हमें बताया गया कि बच्चों के साथ काम करना है, तो मुझे लगा 2, 4, 5, 10 बच्चे होंगे, हम उनका इलाज कर देंगे। मगर 2, 4, 5, 10 बच्चे नहीं थे। और जब वो बच्चे हमारे पास आने लगे तो किसी ने 2 मर्डर किया हुआ है, किसी ने बैंक लूटा हुआ है, किसी ने घर लूटा हुआ है, किसी ने कोठी वारदात किया हुआ है। तो हमें कुछ नहीं पता था कि इन बच्चों के साथ हम कैसे डील करें। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम में हम लोगों ने उनके लिए नया पूरा ट्रीटमेंट प्रोग्राम डेवलप किया, और उसको बेहतर समझने के लिए हम लोगों ने 1-to-1 उन बच्चों से बात करना शुरू किया। तो 2-3 चीजें निकल कर आई। एक तो ये था कि डिसफंक्शनल फैमिली बहुत बहुत बड़ा रोल इसमें निभा रही थी, नंबर 1। नंबर 2, जिस साल हम लोगों ने काम करना शुरू किया था, दैट वाज द ईयर जब राइट टू एजुकेशन आ गया था और बच्चों का दाखिला स्कूल में बड़े पैमाने पे होने लग गया था। इन बच्चों का एक्सेप्टेंस स्कूल में बहुत कम था। जब बच्चों का स्कूल में एक्सेप्टेंस कम था तो ये बच्चे एलिनेटेड और नेग्लेक्टेड थे, और स्कूल वेलकमिंग नहीं था, चाहे वो पब्लिक स्कूल में उनका दाखिला हो या सरकारी स्कूल में या MCD के स्कूल में। इनफैक्ट कई बार तो लोग, हम लोगों ने कहा भी कि साहब इन बच्चों को आप हमारे पास क्यों लेकर आते हो, ये तो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, ये नशा करते हैं। तो हम लोगों ने रियलाइज किया कि 3 तरह के जो बड़ा कारण था। एक तो ये था कि डिसफंक्शनल फैमिली, दूसरा था लर्निंग डिसेबिलिटी, कि वो बच्चे उन स्कूल्स में कोप अप नहीं कर पाते थे। जब कोप अप नहीं कर पाते थे तो उनका जो सीनियर था, जो उस प्रोसेस से निकला था, वो कहता था कि साहब ये कर लो, ये गांजा ले लो, सुट्टा मार लो, तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और तीसरा वो था जहां पे जो आम आपके और हमारे फैमिली के जो बच्चे थे, हमारे पास उनके लिए वक्त नहीं था, समय नहीं था, हमें नहीं मालूम था कि उनका फ्रेंड कौन है, वो किन के पास जा रहे हैं, किन के साथ बैठ रहे हैं। तो ये 3 तरह के बच्चे हमारे पास आते थे। और पिछले जब 10 सालों में हम लोगों ने जाना, सीखा, समझा, तो ये पता चला कि ये बहुत बड़ी समस्या है। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस के लिए हम लोगों ने जो डेटा इकट्ठा किया था, इट्स अ पैन इंडिया, दिस इज अवेलेबल ऑन पब्लिक साइट, करीब 40 मिलियन बच्चे वल्नरेबल हैं। 40 मिलियन बच्चे बहुत बड़ा नंबर है। कोई शहर नहीं है जहां पे बच्चे नशा नहीं कर रहे हैं। NCPCR के साथ, जी मैम आप कुछ पूछ रही थी। आपने बहुत एक बड़ी तस्वीर हमारे सामने रखने की कोशिश की है कि अगर 40 मिलियन बच्चे जिस देश के नशा करते हैं, तो वहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, क्या उन बच्चों को टैकल करने के लिए हमारे पास क्या प्रोग्राम्स हैं। उनके लिए मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूंगी राजेश, लेकिन प्रतीक्षा के पास मैं एक सवाल लेकर जाना चाह रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, हमने अभी 2 कारण, जो मुख्य कारण आपने इस शो के दौरान जो अभी डिस्कस हुआ है कि एक तो भूख है, जिसका रिलेशन बिल्कुल पॉवर्टी से है, गरीबी से है। डिसफंक्शनल फैमिलीज की हम बात करते हैं जहां पर मे बी हस्बैंड एंड वाइफ की बहुत ज़्यादा आपस में बनती नहीं है, उस लड़ाई का असर उन पर होता है, बच्चे बाहर निकलकर ड्रग्स में लेते हैं। लेकिन ऐसा भी एक तबका है बच्चों का जो कि ड्रग्स का सेवन करता है, जैसे कि बूट पॉलिश है, उसको खाने की लत कुछ बच्चों में लगती है। कैरोसिन ऑयल मैंने देखा कुछ बच्चे खाते हैं, कुछ इनहेलेंट्स हैं, ग्लूज हैं जिनको बच्चे कंज्यूम करते हैं, और कुछ ऐसे नशीले पदार्थ भी हैं जिनको बच्चे कंज्यूम करना समझते हैं कि इट्स वेरी कूल। एंड देयर हैव बीन बॉलीवुड फिल्म्स व्हिच हैव बीन ग्लोरीफाइंग ड्रग्स। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दोस बॉलीवुड फिल्म्स, लेकिन ऐसे फिनोमेना को आप कैसे देखती हैं प्रतीक्षा? इस पर रोक कैसे लगेगी? जो बच्चे आज ये कहते हैं कि ड्रग्स लेना इज अ कूल फिनोमेना, उस चीज को आप कैसे केटर करेंगी? एक्चुअली कूल जो है ना, बच्चे पीयर प्रेशर में कहेंगे हमेशा एक बात को। ऑर्डिनरीली किसी भी बच्चे आजकल, और यू नो द नीड टू बिलोंग इज वेरी मच देयर। जो से इवन जो बच्चे स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, जो घरों से भागे हुए हैं, तो पहली बात तो घर से क्यों भागते हैं, व्हाट द रिस्क फैक्टर्स घर से भागने का? एक तो डोमेस्टिक वायलेंस है जो कि आप लोग सब कह ही रहे हैं। फिर मैल ट्रीटमेंट ऑफ द चाइल्ड। डोमेस्टिक वायलेंस ही नहीं होता अगर मान लीजिए एक माता पिता मार रहा है, कोई और कारण है, या एक सौतेला पेरेंट है, या कुछ भी है,
न्यूक्लियर फैमिलीज भी हैं, एक वो भी एक रिस्क फैक्टर है। बच्चे क्यों स्ट्रीट चिल्ड्रन हो रहे हैं, रनअवे स्टेटस भी है, और फिर वर्किंग स्टेटस। अगर बच्चे नौकरियां कर रहे हैं, उनके पास पैसा भी है, तो कूल जहाँ की स्टेटस है ना, वो एक्सपोजर की बात है। और दूसरी बात है कि दे ऑल्सो वॉन्ट टू बिलोंग टू द पीयर ग्रुप। जिस ग्रुप में वो रह रहे हैं, जिस माहौल में वो रह रहे हैं, वो उसका हिस्सा बन के रहना चाहते हैं। हिस्सा के साथ साथ वो ये भी चाह रहे हैं कि मतलब उनको आइसोलेट नहीं किया जाए, उनको बुली नहीं किया जाए। तो इंक्लूजन के लिए भी एक बहुत बड़ी नीड है उनकी, जिस वजह से बच्चे लोग कूल, ये स्कूल्स में भी हो रहा है और ये स्ट्रीट में भी हो रहा है। ये दोनों कूल लगने की जो बात है ना, दे ऑल वांट टू लुक कूल बिकॉज दे वांट टू बिलोंग। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि हर बच्चा सेफ महसूस करना चाहता है जिस भी माहौल में है। अगर वो अलग खड़ा हो जाता है इस ग्रुप से, तो कोई बुली करेगा उसको, कोई मारेगा पीटेगा, कोई फोर्सिबली भी ड्रग कर सकता है। और फोर्सिबली लड़कियों को खासतौर पर ये हो जाता है, फिर सेक्सुअल वायलेंसेस उनके खिलाफ हो जाते हैं, तो और चीजें हो जाती हैं ना। सो ये सारे के सारे फैक्टर्स एक साथ चले आते हैं। एंड आई थिंक दिस इज द रीजन चिल्ड्रन एस्केप कर रहे हैं ड्रग्स में, बिकॉज उनकी जो लाइफ की सिचुएशंस हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स है उनके लिए डील करने के लिए। एग्जैक्टली और जो कि बच्चे हैंडल नहीं कर पा रहे, सपोर्ट सिस्टम्स भी नहीं है। एग्जैक्टली सो किसी भी फैक्टर को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से, चाहे वो गांव में हो चाहे शहर में हो, बच्चे आज नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। लेकिन जो ड्रग अब्यूज़ में जो बच्चे फंसे हुए हैं, जो सब्सटेंस ले रहे हैं, जो नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, उन बच्चों का भविष्य क्या है, उनकी मेन स्ट्रीमिंग कैसे की जाएगी और गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स क्या है। एक वक्त हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो इन सारे बिंदुओं पर यह चर्चा जारी रहेगी। बने रहिएगा हमारे साथ। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बूंदे ओस की में। और आज हम बात कर रहे हैं उन बच्चों के बारे में जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। दया, मैं आपके पास आऊंगी कि जो स्ट्रैटेजीज है, जो प्रिवेंशन कंट्रोल है, वो कैसे किया जाए, क्योंकि जो अगर जिस देश में इतना बड़ी जनसंख्या जो बच्चों की है और अगर वो नशीले पदार्थों का सेवन कर रही है, तो यहाँ पर सवाल आज खड़ा होता है कि सरकार क्या कर रही है। क्या हम सिर्फ सारी जिम्मेदारी फैमिलीज पर छोड़ दें, क्या सारी जिम्मेदारियां हम स्कूल्स पर छोड़ दें? तो जो प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम है वो, इफ आई वर टू आस्क यू दैट वेयर डज द बक स्टॉप, एग्जैक्टली ये कहाँ से शुरू होगा, कैसे इसको टैकल करें? देखिए, जिम्मेदारी तो सरकार की है और जिम्मेदारी तो समाज की है। RT एक्ट भी बहुत साफ शब्द में कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को सुरक्षित जिंदगी और उसकी पढ़ाई की व्यवस्था हो। लेकिन अब दिल्ली की स्ट्रीट में देख लीजिए कि दिल्ली की सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। जहां तक मुझे लगता है कि इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं का, समाज का, पंचायत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो हम लोग काम करते हैं वहाँ वार्ड और पंचायत, हमारी जो कमेटियां हैं, वो इन बच्चों को आइडेंटिफाई करके उनके साथ मिलके बयावती प्रस्ताव पास करके हमारे पास लाते हैं। हमारा अनुभव ये रहा कि जो प्रतीक्षा ने बहुत अच्छे सवाल उठाए और राजेश ने भी, कि सबसे पहले तो उन बच्चों को केयर्ड, दे फील केयर्ड, उनको कहीं प्यार मिले। हमारे जितने भी हॉस्टल्स हैं 20 जहाँ बच्चे रहते हैं, सभी बच्चों के साथ रहते हैं। सारे बच्चे ड्रग नहीं लेते हैं उसमें से। एक तो सारे बच्चे को भी हम ट्रेन करते हैं और टीचर्स भी उनको केयर, बहुत लव, अफेक्शन मिले। दूसरा, उनको बहुत एक इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट। आपने देखा होगा बहुत सारे खेलने से लेकर के कल्चरल एक्टिविटी से लेके सब कुछ उन बच्चों के साथ होता है जिसको वो एंगेज महसूस हो। उसके बावजूद भी कुछ बच्चे मुश्किल में होते हैं जब उन्हें नशे से विड्रॉल का जब होता है। तो हमने थोड़ा प्रयोग किया है, क्योंकि हमारे पास कोई बहुत ज्यादा अनुभव नहीं था। हमने जो किया, जो बच्चे हड़िया लेते थे, हमने थोड़ा सा स्टार्च में नमक मिला के जो राइस बनाते हैं, हमने उनको, या उस समय पे कुछ खाना देना, उनसे बात करना, उन्हीं सब वक्तों पर कल्चरल एक्टिविटीज में एंगेज करना। बाकी बच्चों के साथ भी हमने उनको सौंफ या कुछ चीजें
लगातार उसको इंगेज रखना, उसकी एनर्जी कहीं हो, तो इस तरह से हम लोग मेन स्ट्रीम कर पाए। लेकिन बहुत सारे बच्चों को काउंसलिंग की जरूरत है। एग्जैक्टली लेकिन काउंसलिंग की जरूरत है, आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। लेकिन राजेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बच्चों की काउंसलिंग करना, और खासकर वो बच्चे जो कि नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, मैं जितनी भी रिपोर्ट्स पढ़ती हूँ उसमें ये देखती हूँ कि हमारे पास साइकाइट्रिक काउंसलर्स नहीं हैं, पेडियाट्रिक काउंसलर्स नहीं हैं। तो वो कितनी बड़ी समस्या है। अगर आज कोई बच्चा नशीले पदार्थ का सेवन करता है, हम उसे डिटेंशन सेंटर्स में भेज देते हैं, और किसी से ये बात छुपी नहीं है कि डिटेंशन सेंटर्स जो है हमारे जुवेनाइल सेंटर्स, उनकी हालत क्या है। तो ऐसे में जो मेन स्ट्रीमिंग है नशीले पदार्थ का जो सेवन करते हैं, उन बच्चों की मेन स्ट्रीमिंग कैसे की जाए? मैं 2-3 जो कंफ्यूजन है वो मैं दूर करना चाहता हूँ। अधिकतर जो बच्चे नशा लेना शुरू करते हैं वो नशा होता है, उसको कहते हैं वोलाटाइल सॉल्वेंट। जनरली 3 तरह का ड्रग्स होता है। एक ड्रग जो नेचुरल होता है जिसको नार्कोटिक ड्रग्स कहते हैं, दूसरा ड्रग होता है जो सिंथेटिक ड्रग होता है जिसको हम लैब में बनाते हैं, और तीसरा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसको आपने विक्स बोला या थिनर बोला या जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, दैट्स कॉल्ड वोलाटाइल सॉल्वेंट। तो अधिकतर बच्चे ये लेना शुरू करते हैं। ये प्रतीक्षा जी ने जो बहुत सही कहा, ये पीयर प्रेशर पे लेना शुरू करते हैं। ये आम बच्चे जब लेते हैं तो उस समय अच्छी बात यह है कि उनको जल्दी बाहर निकाला जा सकता है। इसको किसी डॉक्टरी इलाज की जरूरत नहीं है। अगर स्कूल में अगर काउंसलर है, काउंसलर सतर्क है, काउंसलर को पता है कि ये साइन एंड सिम्टम्स हैं, तो हमें उसको किसी ट्रीटमेंट प्रोग्राम में ले जाने की जरूरत नहीं है। होता यह है कि जब इनिशियली जब हम उस बच्चे को वहां मिस कर जाते हैं, तब वो बच्चा धीरे धीरे स्कूल से ड्रॉप आउट होने लगता है, या स्कूल का सिस्टम ऐसा होता है कि उसको स्कूल से पुश कर देता है, वो बाहर आ जाता है। जब वो बच्चा बाहर आता है तो वही बच्चा स्ट्रीट पे आ जाता है। बच्चा जब स्ट्रीट पे आ जाता है तो वो नए नए तरीके सीखता है। 2 शब्द है, एक शब्द है जिसको हम लोग हैबिलिटेशन कहते हैं, दूसरा शब्द है रिहैबिलिटेशन कहते हैं। तो जब बच्चा 7 साल, जो हमारे सेंटर पे 6 साल का भी बच्चा आता है, 8 साल का बच्चा आता है जो इंजेक्शन से नशा ले रहा है, तो अब आप सोचिए कि वो बच्चा 2 साल 2.5 साल जब तक नशा इंजेक्शन का नहीं किया होगा, तब तक हमारे ट्रीटमेंट में नहीं आएगा। तो हम लोग उसको पूरा का पूरा, द वर्ड इज हैबिलिटेशन, हम उसको नई चीजें फिर से वही सिखाते हैं जो माँ बाप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। उसके बाद जब बच्चा कंफर्टेबल होता है, अच्छा, ट्रीटमेंट का 4 फेज होता है। एक फेज होता है जिसको हम लोग कहते हैं मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, जिसमें हम उसको मोटिवेट करके ट्रीटमेंट में लेकर आते हैं। फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जितने भी बच्चे आते हैं, चाहे तो वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के थ्रू आते हैं, क्योंकि अब बच्चे अरेस्ट हुए तो अरेस्ट होने के बाद देन दे आर सेंट टू जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, वहाँ से वो बच्चे हमारे पास आते हैं, तो वहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दे आर ब्रॉट विद द कोर्ट ऑर्डर, बोर्ड ऑर्डर, सॉरी। और जो बच्चे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से आते हैं, वो बच्चे 5-6 रूट से आते हैं। पुलिस वाले लेकर आते हैं, माँ बाप जो परेशान है वो लेकर आते हैं, चाइल्ड लाइन के बच्चे आते हैं, तो अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं। बट जो बच्चे जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से आते हैं, वहाँ पे ट्रीटमेंट हमारे लिए आसान है, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं एक पुलिस के निगरानी में हूँ या कोर्ट के बोर्ड के निगरानी में हूँ। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के साथ मुश्किल होता है, मगर हम लोगों ने ओवर पीरियड ऑफ टाइम सीखा यह है कि जब बच्चों को आप स्पेस देते हैं, जब इस बच्चे की, हर बच्चे की अपनी आइडेंटिटी है, अगर आप उसको रिस्टोर करते हैं कि हाँ बेटा आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, या हाँ बेटी आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो वो मुश्किल से 6-7 दिन की बात है, 6-7 दिन में फिर वो खोलने लग जाते हैं। मगर वो जो फेज है वो है, हम लोग कहते हैं उसको डिटॉक्स का फेज। लेकिन आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट राजेश जी उठाया कि जो डिटॉक्स फेज में जब आप बच्चों से बात करते हैं, धीरे धीरे वो खुलते हैं। लेकिन इस पॉइंट पे मैं प्रतीक्षा को लाना चाहूंगी कि प्रतीक्षा जी, बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप नशीले पदार्थ जो सेवन करते हैं, उन बच्चों की आप बातें करते हैं, तो एक अजीब सी चुप्पी होती है, एक स्टिग्मा अटैच होता है। पेरेंट्स कई बार बात नहीं करना चाहते कि क्यों हम बोले कि हमारा बच्चा किसी नशीले पदार्थ का सेवन करता है, वो कोई भी पदार्थ हो सकता है। तो ऐसा जो स्टिग्मा है, एक जो चुप्पी सराउंडेड है, इस चुप्पी को कैसे तोड़ा जाए? बिकॉज देयर इज अ टेंडेंसी वे पीपल डोंट वांट टू कम ऑन रिकॉर्ड्स, एंड इट्स नॉट ओनली हैपनिंग इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। यू सी, जब रिकॉर्ड्स पे लिखने की बात आती है तो ज़्यादातर पेरेंट्स थोड़ा सा पीछे हटते हैं कि रिकॉर्ड्स में हमारा बच्चा ना आए, तो कहीं ना कहीं फिर डायलॉग प्रोसेस भी उससे अफेक्ट होता है। तो ये कितना बड़ा फैक्टर है और इस चुप्पी को कैसे तोड़ा जाए? हाउ डू वी एनकरेज मोर एंड मोर पेरेंट्स टू काउंसिल द चिल्ड्रन, टू वॉक अप टू द काउंसलर? इस चीज़ को कैसे बढ़ावा दिया जाए?
एक्चुअली नीलू, मेरा तो ये ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज यू नो आई वर्क विद चिल्ड्रन एक अलग स्टेज पे, जबकि काउंसलर्स भी उनको दे हैव ऑलरेडी रेफर देम टू द साइकियाट्रिक क्लिनिक, यू नो। तो मेरे लिए तो उल्टा ये हो जाता है कि मैं देख रही हूँ कि काउंसलर्स भी अक्सर चुप्पी को हैंडल नहीं कर पाते, फैमिलीज की चुप्पी को। राजेश जी की संस्था एक बहुत ब्यूटीफुल काम कर रही है, क्योंकि वो लोग बच्चों से डायरेक्टली बात कर रहे हैं, जहाँ पे स्कूल काउंसलर्स जहाँ पे आ रहे हैं, तो वो फैमिली की जो डायनामिक्स है ना, उसको अक्सर नहीं डील कर पा रहे, एंड वो सिर्फ एक साइकियाट्रिक रेफरल का रास्ता क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे बच्चा इनफैक्ट एक तो ड्रग सब्सटेंस अब्यूज का या यूज का वो स्टिग्मा है, और दूसरा नेक्स्ट स्टिग्मा इज द साइकियाट्रिक स्टिग्मा कि अब ये मेंटल पेशेंट भी बन सकता है। तो वो एक अलग, तो आई थिंक मेरे हिसाब से जो प्रॉब्लम बेसिकली एक जड़ जहाँ मुझे दिख रही है, वो एक कम्युनिकेशन का ही लैक है ओवरऑल सोसाइटी में, परिवारों में भी है, और इस वजह से बच्चे लोग घरों में भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो वो अगर कहीं पे एस्केप कर रहे हैं, दैट इज देयर एक्सप्रेशन, यू नो, वो अपनी इंडिविजुअलिटी है, वो उनका एक यू नो मेरा एक एक्सप्रेशन है कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, हो गई हूँ, या ये मेरा पीयर ग्रुप है, मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ, या मुझे माता पिता घर में मार रहे हैं तो मेरे को इसमें एक सेफ्टी मिल रही है, इस चीज में एक एस्केप भी है और एक सेफ्टी भी है। और तो ये जो आप स्टिग्मा कह रही हैं ना, आई थिंक नीलू, स्टिग्मा इज नॉट जस्ट, स्टिग्मा से पहले की जो प्रॉब्लम है वो कम्युनिकेशन की है, जहाँ फैमिलीज में नहीं है, और जहाँ सोशल लेवल पे भी बच्चों में एक सेफ कम्युनिकेशन नहीं है बहुत सारे मसलों को लेकर, और फिर वो जाके मैनिफेस्ट कर रहा है एक यूज और अब्यूज की फॉर्म में। वो बच्चे के लिए एस्केप है, क्योंकि उसे भी एक एक्सप्रेशन चाहिए, एक यू नो वो चाहिए कहीं से, तो वो आई थिंक जो व्हाट आई एम सेइंग इज एक स्टेप उससे पहले की बात। Why this is happening? तो बेसिकली कम्युनिकेशन और संवाद की ज़रूरत है कि हम उनके जो जब वो सेवन शुरू करते हैं उसके पहले ही एक संवाद की ज़रूरत है। दया, लास्ट कमेंट्स मैं आपसे लेना चाहूँगी कि अब आगे की जो रणनीति है, जब इतनी भारी संख्या में जब बच्चे नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, तो मैं आपसे 2 प्रिस्क्रिप्टिव पॉइंट्स अगर पूछूं कि इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस समय क्या है, जहाँ तक सरकारी जो प्रिवेंशन प्रोग्राम्स हैं उनको लेकर, तो वो क्या कहेंगे आप 2 या 3 पॉइंट्स में, और बहुत जल्द से बताएगा। मैं ये कहूँ कि यदि आरटी के स्पिरिट को गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करे तो ये सारे प्रोविजंस हैं सारे बच्चों के लिए हर तरह की सुविधा का, लेकिन सरकारें आरटी को गंभीरता से नहीं ले रही है, और ये सारे नॉर्म्स को सबसे ज्यादा कोई वायलेट कर रहा है, सबसे पहले तो सरकारें कर रही है। उनमें प्रावधान है, छात्रावास के भी है, काउंसलिंग के भी है, सारे कुछ है, और ये मुझे लगता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो हमारे समाज और सरकार की व्यवस्था है, मेरा ये मानना है कि ब्यूरोक्रेसी का जो कैरेक्टर है, सरकार को जब तक नीचे से कोई एक्टिविज्म नहीं हो, जब तक नीचे से कमेटियां, पंचायत और समाज सजग नहीं हो, तब तक ये गैप फिलअप नहीं हो सकता। और जब ये बच्चे लाए जाते हैं और आप उन्हें प्यार से साथ काम करते हैं, तो हमारा अनुभव है कि 1 से 2-3 महीने में बच्चे मेनस्ट्रीम हो जाते हैं। बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जो नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी पढ़ाई लिखाई में, और उससे निकल चुके हैं। बट वही परिस्थिति क्रिएट करने के लिए मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी कैपेबल नहीं है, सरकारें उसके लिए बहुत गंभीर नहीं है, और सरकारों को कोई दबाव नहीं बना पा रहे हैं कि सरकारें इनको। चलिए, यू हिट द नेल हार्ड कि ब्यूरोक्रेसी गंभीर नहीं है, सरकार गंभीर नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इतनी भारी जनसंख्या में बच्चे नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, तो जो सरकारी प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम्स हैं उनका क्या है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो दिशा जो दिशा उन प्रिवेंशन प्रोग्राम्स को मिलनी चाहिए वो दिशा नहीं मिल रही है। उसके कारण क्या है आपने इस चर्चा में जान ही लिया है, लेकिन आज ज़रूरत शायद ये है कि एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच की ज़रूरत है। सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे वो मीडिया हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे सरकार हो, एनजीओज हो, सबको मिलकर समाज से इस प्रॉब्लम को हटाना होगा, क्योंकि भूलना नहीं चाहिए कि यही बच्चे कल का भविष्य बनते हैं। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रतीक्षा, राजेश और दया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में जुड़े, और अगले हफ्ते बूंदे ओस की में फिर से आपके साथ मिलूंगी किसी और इशू के साथ। देखते रहिएगा स्वराज एक्सप्रेस।